नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से आप लोगों के लिए एक नया बैच टीजीटी कला के लिए तैयार किया गया है और इस बैच का नाम है समर्पण बैच। इस समर्पण बैच में आपको कला का पूरा सिलेबस अध्यायवार विधिवत ढंग से एक एक पॉइंट करके पढ़ाया जाएगा। तो आप इस समर्पण बैच से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपको इस समर्पण बैच कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज के इस पहले वीडियो में हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस पर कुछ चर्चाएं करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस सिलेबस में हम लोग कला का अर्थ समझेंगे, उसके बाद कला के प्रकार को समझेंगे, फिर कला की अवधारणाएं समझेंगे और इसी में हम लोग कला और संस्कृति का संबंध आपस में जो है उसको समझेंगे। इसके बाद भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या हैं उसको समझेंगे और कला के अध्ययन स्रोत क्या क्या हैं इस पर ध्यान देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको लगे कि ये बिंदुवार जो नोट्स हैं इनको आपको लिख लेना चाहिए तो लिख लेंगे ज़रूर और ध्यान से सुनते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कला का अर्थ। तो कला का अर्थ अगर बात करें तो मनुष्य की रचना जो जीवन में आनंद प्रदान करती है उसी को आर्ट कहते हैं। तो मनुष्य की जो रचना है जो जीवन में आनंद का अनुभव दिलाती हैं, आनंद देती हैं, उसी को आर्ट कहते हैं। आर्ट की यही परिभाषा है। उसके बाद अगर कहा जाता है कि कला है क्या, तो भारतीय कला जो है वो दर्शन होता है। भारतीय कला क्या है? दर्शन है। और कला का सबसे पहले प्रयोग जो है अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में भी हुआ है। ऋग्वेद में कला का प्रयोग हुआ है और ऋग्वेद में एक स्थान पे लिखा गया है, यथा कला यथा सफ मध्य सिद्ध नियमित। ये ऋग्वेद में इसका वर्णन हुआ है कला शब्द का। तो कहने का मतलब ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है विश्व की और उसमें कला का वर्णन किया गया है। तो अगर प्रश्न आता है कि कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है, यथा कला यथा सफ मध्य सिद्ध नियमित। इसके बाद कला शब्द का यथार्थवादी जो प्रयोग किया गया है उसको प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने किया है अपने नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। उस नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कला शब्द का प्रयोग किया है, यथार्थवादी प्रयोग। उन्होंने लिखा अपने नाट्यशास्त्र में, ना तज्ज ज्ञानम नात्य शिल्पम ना सा विधा ना सा कला। यह वर्णन लिखा है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने। इसका अर्थ होता है ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विधा नहीं, जो कला ना हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कला की व्युत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। कल धातु से मानी जाती है। अब बात आती है धातु क्या होता है, तो क्रिया की मूल अवस्था को धातु कहा जाता है संस्कृत में। तो कला की जो व्युत्पत्ति हुई है कल धातु से मानी जाती है और इसका अर्थ होता है प्रेरित करना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल धातु का अर्थ क्या होता है, तो कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना। और कुछ लोग इसको कम धातु भी मानते हैं, इसका अर्थ होता है आनंद या सुख। तो चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको आर्ट कहा जाता है और लैटिन में आर्टम और आर्ट्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में आर्ट और लैटिन भाषा में आर्ट्स कहा जाता है या आर्टम कहा जाता है। दूसरी चीज़, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला होती है। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला होती है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, कला के प्रकार। कला के प्रकार, तो कला कई प्रकार के होते हैं और इन प्रकारों को हम भिन्न भिन्न रीतियों से समझते हैं। तो यहाँ पर कला के प्रकार दिया गया है। तो मुख्यतः 5 प्रकार की कलाएं हम देखने को पाते हैं। वास्तुकला या स्थापत्य कला,
वास्तुकला स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन निर्माण हो गया, दुर्ग हो गया, महल हो गया, चैत्य हो गया, मकबरे हो गए, ये सब भी कला के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज़ मूर्तिकला, तो मूर्तिकला में पत्थरों और धातुओं की मूर्ति बनाई जाती थी। तीसरा है चित्रकला, भवन और भित्तियों पर, छतों पर, स्तंभों पर, भोजपत्रों पर, कागजों पर जो अंकित होता है या अंकित करते थे वही चित्रकला कहलाती है। मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों पर भी चित्रकला आपको देखने को मिलेंगे। और अगला है मुद्रा कला। मुद्रा कला सिक्कों और मोहरों पर जो कलाएं आकृत की जाती हैं वो मुद्रा कला के अंतर्गत आती है। दूसरी चीज़ हमें क्या समझना है कि मूर्तिकला का जो निर्माण शैली दो आधार पर होता है। मूर्तिकला की निर्माण शैली दो आधार पर होता है और इसको कहते हैं उत्कीर्ण कला या भास्कर कला। और इस उत्कीर्ण कला और भास्कर कला के अंतर्गत दो प्रकार के हमें शैली देखने को मिलती हैं। एक शैली है हाई रिलीफ और दूसरा है लो रिलीफ। अब हाई रिलीफ क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। हाई रिलीफ जो है इसको समझिए ध्यान से। इसमें कोई भी जो मूर्तिकला बनाई जाती है इसमें गहराई से तराशा जाता है, मूर्तियों को गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक से अधिक उभार आ जाए और जीवंत हो सके। ये हाई रिलीफ का काम है। लो रिलीफ क्या होता है, इसमें जो है आकृतियों को बहुत ही हल्के तरह से इसको तराशा जाता है और इसमें चपटापन बना रहता है। तो दो प्रकार की शैली हमें देखने को मिलती है मूर्तिकला में, एक हाई रिलीफ शैली और दूसरा लो रिलीफ शैली। पूछा जाता है हाई रिलीफ और लो रिलीफ क्या है। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारी कला की अवधारणाएं। कला की अवधारणाओं के विषय में अगर हम बात करें तो कई विद्वानों ने अपने अपने तरह से कला का वर्णन किया है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अरस्तु के आधार पर कला का वर्णन क्या है, क्रोचे ने कला को क्या कहा है, हीगल महोदय ने कला को क्या कहा है, टॉलस्टॉय ने कला को क्या कहा है, फ्रायड महोदय ने कला को क्या कहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे विद्वान हैं उनकी यहाँ पर अवधारणाएं आपको देखने को मिलेंगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। ये बिंदुवार नोट्स एक एक पॉइंट है, यहाँ से एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं और पूरा विधिवत आपकी तैयारी होगी। ध्यान से सुनते रहिएगा। तो कला की अवधारणाओं में सबसे पहले अरस्तु का मत देख लेते हैं। अरस्तु ने क्या कहा, तो अरस्तु ने कला को जो कहा है वो अनुकरण कहा है। उनका मानना है कि कला जो है वो अनुकरण है। अरस्तु का मानना है, अरस्तु का मत है कि कला क्या है, अनुकरण है। अनुकरण के सिद्धांत को अरस्तु ने दिया। क्रोचे महोदय ने कला को कहा है कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। कला जो है बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। और वहीं हीगल महोदय ने कहा कि कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। कला जो है वो आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम जो है वही कला है। इसको बताया है हीगल महोदय ने। अगला देखते हैं कुछ लोगों को। और फ्रायड ने कला को कहा है कि कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना गया है। फ्रायड महोदय ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कला के विषय में बताया है कि मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। मनुष्य जो है वो कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है, वही कला है। जयशंकर प्रसाद जी ने भी कला के विषय में वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशल पूर्ण निर्माण जो है वही कला कहलाती है। अगला देखते हैं आगे हम प्लेटो के अनुसार देखते हैं। प्लेटो ने कला को क्या कहा है, तो प्लेटो के अनुसार कला का प्राण सौंदर्य है। कला का प्राण सौंदर्य है और कला सत्य की अनुकृत है। कला किसकी अनुकृत है, कला सत्य की अनुकृत है, वहीं प्लेटो ने कहा इसको। पी.एन. चोएल के द्वारा अगर देखें तो पी.एन. चोएल ने कहा कि कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। कला आदमी को क्या देती है, अभिव्यक्ति देती है। ये कथन है पी.एन. चोएल जी का।
अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, वो है भारतीय कला और संस्कृत का परस्पर संबंध। तो इसमें हम लोग भारतीय कला और संस्कृत का परस्पर संबंध देखेंगे कि आधुनिक कला का वर्गीकरण इसमें पढ़ेंगे, जो उपयोगी कला और ललित कला क्या है उसके विषय में जानेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये समर्पण क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।